नमस्कार, आप सुन रहे हैं दूरस्थ और मुक्त शिक्षा की आवाज़ हेलो हल्द्वानी, जिसे 91.2 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है। मैं आरुषि, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग से, और हमारे साथ हैं शुभांकर शुक्ला सर, लोक प्रशासन विभाग से। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की घोषणा के साथ साथ आचार संहिता लागू कर दी गई है। तो आज हम इस चर्चा के माध्यम से जानेंगे आचार संहिता क्या होती है, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में, इसके सामान्य नियम, इसकी विशेषताएं और कुछ सामान्य प्रश्न जो हमारे समक्ष आचार संहिता के दौरान आते हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। अपने इस चर्चा की शुरुआत हम पहले कुछ सामान्य सवालों से करेंगे। सर, हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि आदर्श आचार संहिता क्या है, ये कब से लागू होती है और ये कब तक लागू रहती है? जी धन्यवाद मैडम। पहले तो मेरा सभी लर्नर्स को और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को। मैडम, आदर्श आचार संहिता जो है देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है, और चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि ये कब से लागू होती है, तो ये आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। तो चुनाव आयोग के कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है, और ये जो है संपन्न होने तक, चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही संहिता देश में लगती है, या मतलब राज्यों में जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं, और ये वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। तो अभी सर ने हमें हमारा जो बेसिक जो हमारी आचार संहिता को लेकर समझ थी उसके विषय में उन्होंने बताया कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है, और इन्हीं नियम को जो है आचार संहिता कहा जाता है। ये लागू होती है चुनाव की डेट की जो घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। अब हम सर से जानेंगे कि इसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसके विषय में सर आप कुछ बताइए। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे देश का संविधान है, संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 में ही एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की जो बात की गई है, और उसी में क्लॉज है कि ये आयोग की स्वायत्तता है और स्वतंत्रता है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारे देश में आयोजित करवाए। तो उसी में क्लॉज है कि उसी से दरअसल जो आदर्श आचार संहिता है, तो उसी क्लॉज के सहारे फिर चुनाव आयोग ने इसको आचार संहिता का स्वरूप प्रदान किया। और जहाँ तक रही बात पहली बार लागू होने की, तो 1960 के केरल की विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता भारत में लागू की गई थी। इसके बाद 1962 के आम चुनाव में बड़े पैमाने पर सभी राजनीतिक दलों ने इसका पालन किया, और आगे भी सिलसिला जारी रहा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 1967 के जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भी इस संहिता को लागू किया गया था। और हाँ, 1969 में चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से परामर्श के बाद आचार संहिता में कुछ अहम बदलाव किए थे, कुछ जैसे नियम जोड़े थे, जिसमें जैसे कि था कि सत्ताधारी पार्टी अपनी सत्ता और ताकत के इस्तेमाल से चुनाव के समय कोई अनुचित लाभ न उठा सके। ये इसके लिए एक नया नियम जोड़ा गया था। इस तरह से सत्ताधारी पार्टियों पर कुछ सीमाएं तय की गई थी। उसके बाद 1991 में आचार संहिता को मजबूती देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि चुनावी घोषणा पत्र से संबंधित दिशा निर्देशों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो शीर्ष न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आयोग ने 2014 के लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र से संबंधित नियम का भी पालन करवाया था। तो इस तरह समय से दल बदल कानून आया था। तो समय समय पे कई सारी चीजें, कई सारे कानून बनते गए। उसी तरह आदर्श आचार संहिता के जो नियम है, जो जितने भी नियम उसमें बनाए गए हैं, वो एक तरह से एक ठोस रूप प्रदान होता गया उनको।
प्रदान किया तो गया। सर ने हमें जो है इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में काफ़ी बेहतरीन जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने इसकी सबसे पहले जो है केरल के विधानसभा के चुनाव में इसकी शुरुआत हुई, फिर किस तरह से इसको धीरे धीरे मतलब लोकसभा के चुनाव में और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया गया। तो हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको कहीं ना कहीं इसकी जो सामान्य जानकारी है और इसके इतिहास के संदर्भ में जो भी सर ने जानकारी दी उससे उनको लाभ मिल रहा होगा। अब हम इसके कुछ आचार संहिता के कुछ मुख्य जो नियम हैं वो किस किस प्रकार के क्या क्या इसके नियम होते हैं उसके विषय में सर से हम जानना चाहेंगे। जैसे नियम तो कई सारे हैं, मतलब काफी इस विस्तार से इसका पूरा जो विस्तृत वर्णन है, जब आचार संहिता लागू की जाती है तो उसमें पूरा वो प्रेस नोट और विज्ञप्ति जब सरकार का ऑर्डर आता है तो उसमें दिया जाता है। जैसे कुछ सामान्य नियम है, उस पर हम सवालों पे भी आएंगे। जैसे कुछ हमारे बीच जनता के भी सवाल होते हैं और सबके सवाल होते हैं, तो उसमें हम बाद में आएंगे। मैं थोड़ा सा कुछ जो साधारण नियम है जो कि एक संक्षिप्त में लोग जानते हैं कई स्तरों पे, जैसे कि इसमें चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जैसे इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। ठीक है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। जिसे सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनावी प्रचार के लिए भी नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास वगैरह नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जात के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। तो ये इसके कुछ साधारण नियम है। तो जैसे जैसे आप अब इसके प्रश्न के रूप में जैसे आप विशेष रूप से पूछेंगे तो मैं उसमें ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा कि मतलब जो उत्सुकता है लोगों की। जी। तो अभी हम कुछ सामान्य नियम हैं, इन्हीं नियमों को हम और गहराई से भी समझेंगे जब हम इसको एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जब हम बात करेंगे। तो उससे हम ये जो आचार संहिता के नियम हैं उनको और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि सर ने बताया कि इस दौरान जो है किसी भी तरह की घोषणाएं नहीं हो सकती हैं, शिलान्यास नहीं हो सकता है, किसी भी जो चुनावी रैली होती है उसमें धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं। ऐसे बहुत से नियम जो है सर के द्वारा भी बताए गए। अब हम इसकी विशेषताएं और इसके महत्व के बारे में जानेंगे कि क्यों हमें जो है आचार संहिता की जरूरत पड़ी है और इसकी विशेषताएं किस किस प्रकार की हैं या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सब इसके विषय में कुछ बताइए। इसमें देखिए जो मुख्य विशेषताएं जो हैं, इसे राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, अथवा निर्वाचन प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करना, शोभा यात्रा निकालना, मतदान दिवस की गतिविधियां करना तथा सत्ताधारी दल के कामकाज इत्यादि के दौरान उनका सामान्य आचरण कैसा होगा, इसके संबंध में वो आचार संहिता में वर्णित किया जाता है, उसका वर्णन होता है। तो जैसे आपके जो सवाल हैं, जैसे इसे कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मंत्री अपने आधिकारिक दौरे पर निर्वाचन प्रचार के साथ मिल सकते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं। कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जनता के, तो जो आप पूछिए उसमें मैं बताता हूँ। अब हमारे पास कुछ सामान्य कुछ सवाल हैं जो कि जैसे ही आचार संहिता की घोषणा होती है तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि इस दौरान हमें किन चीजों मतलब कि किन नियमों का पालन करना है, चीजें जो भी हमारा पूरी व्यवस्था है वो किस प्रकार चलेगी या चलती है, राजनेता जो है वो उस दौरान किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनके किस तरह के व्यवहार पर जो है कुछ मतलब वो कुछ सीमा मतलब वो लिमिटेशन होती हैं। तो इस पर हम एक जैसे कि हमारा एक पहला सवाल है और ये जनरली हम सामान्य तौर पर हमारे अंदर ये जानने की बहुत वो होती है कि क्यूरियोसिटी होती है कि जैसे अपने ये जो आधिकारिक दौरा होता है, कोई भी मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को निर्वाचन प्रचार के साथ मिला सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा अगर आचार संहिता उस राज्य में या निर्वाचन क्षेत्र में लागू है तो वो नहीं कर सकते। वो ऐसा अपने राजनीतिक मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को निर्वाचन प्रचार के साथ नहीं मिला सकते। वैसे तो दौरा होना ही नहीं चाहिए। वैसे नियम यह है कि आप जो है अगर आचार संहिता लागू होगी तो आधिकारिक दौरा आप नहीं कर सकते। एक और जो सवाल है जो जैसे कि क्या इस दौरान सरकारी वाहन को निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है? अब देखिए वाहन में विमान वगैरह सब आता है, विमान हो गया, कोई वाहन हो गया इत्यादि, कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या अभ्यर्थी के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए इसमें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ये नियम है इसमें। जी।
एक और सवाल है जो बहुत ज़्यादा हमारे समक्ष आता है कि क्या आचार संहिता के दौरान सरकार निर्वाचन कार्य से संबंधित पदाधिकारियों का स्थानांतरण और तैनाती कर सकती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जनरली जैसे फेवर लेने के लिए अक्सर हम न्यूज चैनलों में या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि डीएम है, किसी जिले के डीएम है, बदल दिए गए, या निर्वाचन से जस्ट पहले बहुत ज्यादा अदला बदली होती है। तो उसमें नियम ये कहता है कि निर्वाचन के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा, और साथ ही साथ ये सब निर्वाचन आयोग के निर्णयों के दायरे में आएंगे। मतलब इनमें अगर कोई फैसला लेना भी होगा इनके ट्रांसफर वगैरह का, तो वो केवल और केवल चुनाव आयोग देखेगा। ठीक। और दूसरी चीज ये है कि यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर वगैरह कर दीजिए, मान लीजिए कि कल से आचार संहिता लागू हो गई और आज किसी का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया कि भाई आपका ट्रांसफर हो गया, आपको दूसरी जगह ज्वाइन करना है, तो उसमें भी है कि मतलब अगर आपने ज्वाइन नहीं किया और घोषणा हो गई तो आप फिर दूसरी जगह ज्वाइन कर भी नहीं सकते, जहां थे आप वहीं रहेंगे, यथापूर्व जो स्थिति है वो बनी रहेगी, वहीं रहेंगे जी। एक और सवाल है कि क्या कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार का मंत्री निर्वाचनों की अवधि के दौरान किसी आधिकारिक चर्चा के लिए किसी राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन संबंधी अधिकारियों को बुला सकता है? देखिए, इसमें कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री कहीं भी किसी आधिकारिक चर्चा हेतु राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के किसी निर्वाचन संबंधी अधिकारी को नहीं बुला सकता। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर वो अपवाद स्वरूप रखी गई हैं। जैसे कि क्या होगा कि मान लीजिए कि आपदा आ जाती है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है, कानून व्यवस्था फेल हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है, तो वहां पर कोई मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग का मंत्री है और आधिकारिक दौरा करता है, तो उसमें अधीक्षण हेतु, मदद हेतु और राहत और इसी प्रकार के किसी विशेष प्रयोजनार्थ ऐसे मंत्री मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत अगर उपस्थिति वहां अपेक्षित होती है तो वहां पर संबंधित अधिकारियों को बुलाया जा सकता है आपदा के टाइम में। और यदि कोई केंद्रीय मंत्री पूर्णतः आधिकारिक कार्य से मान लीजिए कि दिल्ली से बाहर का दौरा कर रहे हैं, सेंट्रल में आचार संहिता का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आम चुनाव का मान लीजिए आचार संहिता लगी है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो लोकहित में है, अगर वो दौरा जो है, जो मंत्री का दौरा है, वो मान लीजिए जो विषय है वो लोकहित में है, जैसे मान लीजिए कि किसी रोड का वो उद्घाटन करना हुआ, बहुत जरूरी है, तो लोकहित को देखते हुए उस मंत्रालय और विभाग के संबंधित सचिव से इस आशय को प्रमाणित करने वाला एक पत्र संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को भेजने के साथ साथ उसकी एक प्रति निर्वाचन आयोग को भी भेजी जाती है। मतलब वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा और ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो अब हम एक और सवाल है कि क्या निर्वाचन के दौरान मंत्री आधिकारिक वाहन के हकदार होते हैं? नहीं, देखिए, मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा, बशर्ते कि इस प्रकार के सफर को किसी निर्वाचन प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधि से न जोड़ा जाए। जो सत्ताधारी पार्टी होती है उनकी संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए उपलब्धियों के संबंध में सरकारी कोष की लागत पर विज्ञापन जारी करने पर कोई प्रतिबंध होता है? जी बिल्कुल प्रतिबंध है, और निर्वाचन अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी कोष की लागत पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जनसंपर्क मीडिया के दुरुपयोग पर निषेध है। ये नियम है उसमें। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे आचार संहिता लग जाती है, उसकी घोषणा हो जाती है, तो जितने भी होर्डिंग्स होते हैं घोषणाओं के, उनको मतलब हटा दिया जाता है, या इस तरह का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो उसी के संदर्भ में एक सवाल है कि क्या केंद्र में सत्ताधारी पार्टी या राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले जो होर्डिंग्स हैं, विज्ञापनों को राजकोष की लागत पर जारी रखा जा सकता है? नहीं, राजकोष की लागत पर जारी नहीं होगी। जैसे प्रदर्शित किए गए इस प्रकार के सभी होर्डिंग, विज्ञापन इत्यादि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया पर सरकारी राजकोष के खर्चे पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। ये बेसिकली जैसे ऐसा ना कि ये सब नियम इसीलिए बनाए जाए, जैसे सत्ताधारी पार्टी जनरली होती है, किसी भी स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, तो वो उस चीज अनावश्यक फायदा मतलब प्रभावित ना कर सके, इसलिए सारे नियम बनाए गए। जी।
एक सवाल है, आपातकाल स्थिति से संबंधित है ये। जी जी। तो सरकार आपातकालिक स्थिति या अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए क्या करती है इस दौरान, जबकि कल्याणकारी उपायों की घोषणा पर प्रतिबंध लगा होता है? मतलब कि आचार संहिता के दौरान यदि ऐसी कोई स्थिति आ जाए, जैसे कि आपातकालीन कोई स्थिति आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जबकि हम एक कल्याणकारी योजनाएं भी उस समय प्रतिबंधित होती हैं, तो ऐसी स्थिति के निपटने के लिए प्रावधान क्या है? देखिए, आपातकाल का जैसे मैं पिछले भी क्लॉज में बताया कि जैसे कि कुछ ऐसे आपदा आ गई या लोकहित में कोई काम है या वहाँ मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग के मंत्री का उपस्थित होना वहाँ जरूरी है, तो वही नियम यहाँ भी इस सवाल पे भी अप्लाई होता है कि आप आयोग से पूर्व अनुमति लिए बिना काम नहीं कर सकते। जैसे सूखा, बाढ़, महामारी, अन्य प्राकृतिक आपदा होती हैं या अथवा वृद्धजन या निशक्त इत्यादि हो, तो कोई कल्याणकारी उपाय करने के बारे में सरकार सोच रही है, तो ये आयोग से, मतलब चुनाव आयोग से पूरा अनुमोदन भी लेगी, बशर्ते कि सरकार द्वारा ऐसे कल्याणकारी उपाय या सहायता या पुनर्वास का कोई कार्य अगर किया जा रहा है तो उसके अंदर वो अंतर्निहित उद्देश्य जो होने चाहिए कि मंशा सही होनी चाहिए, तो आयोग देख लेता है। वैसे आयोग से अनुमति मांगी जाती है तो आयोग के डिस्क्रिप्शन पे होता है और आयोग के पूरा क्षेत्राधिकार में है कि आयोग परमिशन दे या ना दे। अच्छा। हाँ, पूर्व अनुमति लेनी मतलब जरूरी इस है। समय जो है हमारा जो चुनाव आयोग होता है जी, वो काफी पावरफुल होता है। हो और एक जाता चीज मैं भी बता दूं कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर प्रशासनिक क्षमता का सर्वोत्तम उदाहरण अगर आप देखेंगे तो वो भारत का चुनाव आयोग का ही है। क्योंकि इसके साथ एक और फैक्ट जो मुझे याद आ रहा भी कि मुझे जहां तक पता है कि 2019 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें आप समझिए कि जो पूरे भारत में लगभग 10,60,000 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। अच्छा। तो तकरीबन 11 लाख के आसपास। हाँ, तो अब इतने पोलिंग बूथ पे 4 ईवीएम, वीवीपैट सारी मशीनों की व्यवस्था करना, मतलब ये सोचने पे ही लगता है कि किसी पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिस तरह चुनाव आयोग चुनाव करवाता है और जिस तरीके से निष्पक्षता बरकरार है। जिस तरह से हमारे देश में, हमारा देश जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो देश है, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पीपल जो है, हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो इतना इस लेवल पे तैयारी करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क होता है। और उसके बाद फिर हम लोगों का जो चुनाव है वो बिल्कुल मतलब स्वतंत्र तौर पे किया जाता है। और विश्वसनीयता कितनी बरकरार है, मतलब चुनाव आयोग आज तक बनी हुई, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चुनाव आयोग के जो है रेलेवेंस को और ज्यादा बढ़ाता है और एक पारदर्शिता जो होती है वो बनाए रखी जाती है इस दौरान। अब हम अपनी इस चर्चा को यही हमारा एक अंतिम सवाल है, उसी के साथ हम इसको समाप्त करेंगे कि राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रस्ताव के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या अनापत्ति अनुमोदन की क्या मांग कर सकती है? जी नहीं, एक्चुअली इसीलिए ना संवैधानिक बॉडी है ना चुनाव आयोग 324 के अंदर, तो यहाँ पर उस समय कोर्ट की भी नहीं उतनी सुनी जाती है। जब तक कोई बहुत ऐसा इशू ना आए कि जो मतलब अपवाद स्वरूप, एक दो मामले हैं लेकिन नहीं सुन, जनरली उस समय चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में कोई वो नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण, अनापत्ति, अनुमोदन मांगने हेतु राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए, जो संबंधित मामले में अपनी सिफारिशें देंगे या अन्यथा कोई टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे। तो ये है प्रावधान उसके लिए। तो आज की इस चर्चा में हमने आचार संहिता के कुछ सामान्य जो हमारे सामने जो कुछ सवाल आते हैं, जो प्रैक्टिकल जो सवाल आते रहते हैं व्यवहारिक तौर पर, जिनको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उन सवालों पर सर ने काफ़ी अच्छे से हमें सामान्य भाषा में उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ इसकी संवैधानिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में सर के द्वारा हमें बताया गया, और ये क्या है और आचार संहिता क्या है और इसके जो है सामान्य नियम क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। तो इससे जो है हमारे हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो यही हम अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम, सभी श्रोताओं को उनका धन्यवाद।